इंडिया की रीना वर्मा 75 साल बाद अपने घर आई हैं। उनका असली घर पाकिस्तान में था, लेकिन पार्टीशन की वजह से उन्हें भारत जाना पड़ा। अब 92 साल की उम्र में उन्हें दोबारा वो मकान देखने का मौका मिलेगा जहां वो पैदा हुई और उन्होंने परवरिश पाई। और रीना वर्मा की ये कहानी मुझ तक और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों तक पहुंची सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से। सबसे पहले किसी ने मुझे टैग किया था ट्विटर पे जब मैंने उनकी कहानी पहली बार पढ़ी, और फिर मैं गई इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, और वहाँ जाकर मैंने उनकी रील्स देखी और मैं समझ पाई कि कितनी इंटरेस्टिंग, कितनी अच्छी कहानी है। 75 ईयर्स के बाद वो गई हैं वहाँ पर। ये गलियाँ ये चौबारा, यहाँ आना है दोबारा, अब हम तो हुए परदेसी। ये है पावर सोशल मीडिया की, और मैं हूँ राबिया बुक्टी और मैं हूँ आकांक्षा सक्सेना। और आज हम बात करेंगे इस एपिसोड में, जो है जॉइंट प्रोडक्शन DW उर्दू और DW हिंदी का, कि किस तरह सोशल मीडिया इंडियंस और पाकिस्तानीज को करीब लेकर आता है। हमारे साथ आज पाकिस्तान से मौजूद हैं अंबर रहीम शम्सी। किसी किस्म के तारुफ की मोहताज नहीं है, पाकिस्तान में बहुत सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर चुकी हैं। और इंडिया से हमारे साथ हैं स्मिता शर्मा, जो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और वो फॉरेन अफेयर्स एडिटर रह चुकी हैं, वो उनकी स्पेशलाइजेशन है। वेलकम बोथ ऑफ यू। सबसे पहले मैं पूछना चाहती हूँ अंबर आपसे, पहला सवाल ये है कि अगर रीना वर्मा की कहानी सोशल मीडिया पे ना वायरल हुई होती तो शायद हम कभी नहीं जान पाते उनकी कहानी, राइट? जो रीना वर्मा की कहानी है, हम क्योंकि सहाफ़ी हैं, ज़ाहिर है हम ये पढ़ते हैं, देखते हैं। मेरे दोस्त उन्होंने उसके इंटरव्यू भी किया और वीडियोस भी बनाए, जो मेरे जानने वाले हैं जो मुख्तलिफ आउटलेट्स के लिए काम करते हैं, तो ज़ाहिर है हमें तो पता चल जाता है। लेकिन जो आपने बात की थी, जो आपका सवाल था, सोशल मीडिया जो आम लोग होते हैं, इंसान होते हैं, उससे हमें अंदाज़ा ये होता है कि वायरल कितनी हुई, कितने लोगों ने देखा, शेयर किया, कितने, उससे अंदाज़ा होता है कि रीना वर्मा जो 75 साल बाद अपने बचपन का घर देख पाई थी रावलपिंडी में, उनकी कहानी, उनका रवैया, उनकी शख्सियत से कितने लोग मुतासिर हुए, उनका दिल कितना छुआ था। और यही जो मेरी कॉलीग हमारे साथ मौजूद है, वो फॉरेन पॉलिसी कवर करती है। मैं भी अपने काम में फॉरेन पॉलिसी काफी कवर की है। लेकिन ये वो कहानियां हैं, जब करतारपुर का कॉरिडोर भी पाकिस्तान में खुला था, जो बहुत सारे सिख यात्री आते रहते हैं या आए थे, उनकी कहानियां, इससे आपको अंदाजा होता है कि जो रियासती सतह पर जंग, लड़ाई, गुस्सा, एक दूसरे को हिटलर या शिद्दत पसंद या टेररिस्ट कहना, ये सब अपनी जगह, जो प्रधानमंत्री होते हैं जैसे आप कहते हैं, या हम वजीर आजम कहते हैं, या लीडर्स होते हैं, कायदीन होते हैं, वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी को जाहिर करने के लिए और अपनी स्टेट या फॉरेन पॉलिसी को का मौक़िफ़ पेश करने के लिए ऐसी बातें तो करते हैं, लेकिन लोगों के दिल जो होता है वो रीना वर्मा जैसी कहानियों से छूते हैं। मुझे अभी तक याद है, मुशर्रफ का दौर था, जो साबिक आमिर थे, डिक्टेटर थे, क्रिकेट मैच हुआ था और बहुत सारे इंडियंस पाकिस्तान भी आए थे, और मैं उस वक्त भी कराची थी, अब भी कराची हूँ। और इसी किस्म की कहानियां जो शेयर हो रही थी, वो थी कि किस तरह से जब इंडियंस जा रहे थे पाकिस्तान में सड़कों पर, उनको जब वो कुछ खरीदते थे, तो किस तरह से उनको कहा जाता था कि नहीं नहीं, आप हमारे मेहमान हैं, आप यहाँ से आए, वहां से आए हैं, और आपको उनको पैसे देने की इजाजत नहीं होती थी। मेहमान नवाजी हमारी कह लें, और एक ताल्लुक भी है। और मैं खुद भी इंडिया जा चुकी हूँ, ये भी मैं आपको बता दूं, और जिस जिस तरह से मुझे रिसीव किया जाता है, मैं मुंबई भी गई हूँ, दिल्ली भी गई हूँ, और जो रिएक्शन होता था जब पता चलता था कि आप पाकिस्तान से हैं, बाय एंड लार्ज जो लोग हैं वो तो क्यूरियस होते हैं, आई थिंक। और हमारा, जाहिर है, और कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसके लोगों के साथ इतना ताल्लुक है हर सतह पर, चाहे सकाफत के हवाले से हो, चाहे जबान के हवाले से हो, और अब हमने देखा मीम्स भी किस तरह से शेयर होती हैं। आई थिंक दैट ग्लोबल लैंग्वेज, दैट वी शेयर विद इंडिया, इट जितनी नफरतें हमारी दूसरी तरफ हैं, और नफरतें हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और वो भी सोशल मीडिया। आई थिंक मीम्स और रील्स के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, लेकिन रबिया आप शायद कुछ पूछना चाह रही हैं स्मिता से। स्मिता, अंबर के ही जवाब से हम दोबारा वापस आते हैं। आप फॉरेन पॉलिसी कवर करती रही हैं, आप पाकिस्तान जा चुकी हैं, आप बहुत सारे लोगों से वहाँ मिल चुकी हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी that do you think that social media is providing us that much needed space in such a situation where we unfortunately have very limited means of communication otherwise between both the countries?
नमस्कार, सलाम वालेकुम आप दोनों को ही, आकांक्षा, राबिया, आप लोगों के दर्शकों को, हाय अंबर, और हाय। जो DW न्यूज़ के इस ब्रॉडकास्ट को सुन रहे हैं, बहुत अच्छी पहल है और मुझे लगता है कि इस तरह के पहल की बहुत ज़रूरत है दोनों तरफ, जहाँ लोग बातचीत कर सके, मिलकर जो है चाय पर चर्चा जो है वो सिर्फ सियासी चर्चा ना हो, बल्कि सियासत से आगे चलकर जो है मानवीय रिश्तों पर भी बात हो। मैं 2-3 चीज़ों का ज़िक्र करूँ आपके सवाल का जवाब देने के पहले। अभी अंबर ने जिस दौरे का ज़िक्र किया इंडियन क्रिकेट टूर क्रिकेट टीम का, वो आखिरी दौरा था क्रिकेट टीम का, उसके बाद से कोई इंडियन टीम वहां पर गई नहीं है। उस दौरान मैं गई थी पाकिस्तान में, 1 महीने का वीजा मिला था तब मुझे, इन अ रेयर ओकेजन, क्योंकि पाकिस्तान में लगभग जो है 10 से 12 दफा जा चुकी हूँ अलग अलग मौकों पर, कभी पॉलिटिकल स्टोरी कवर करने के लिए, कभी सोशल स्टोरीज कवर करने के लिए। और उस वक्त जो है उस दौरे में मुझे बकायदा कराची, पेशावर, मुल्तान, इन सब जगहों का दौरा करने का जो है मौका भी मिला था। मैं स्टेडियम के अंदर नहीं घुसती थी मैच देखने के लिए, लेकिन बाहर से बकायदा जो है मुल्तान के बड़े बड़े कढ़ाइयों में हलवा खुद पकाया हुआ है देखने के लिए कि कैसे पकता है। उस वक्त रेडियो फ्रीक्वेंसीज जो है ओपन अप हो रही थी, एयरवेव्स, और उनसे जो है हमने उस पर भी स्पेशल स्टोरीज वगैरह किए थे। आपके कराची में आप हैं अंबर, वो फाउंटेन का आपको याद हो जो बड़ा कंट्रोवर्सीज में फंसा हुआ था, कि एक जो जोरदार फाउंटेन वहां पे बनाया जा रहा था उससे लेकर, तो बहुत लंबे वक्त से जो है पाकिस्तान भी कवर किया है, एक विदेश नीति के पर्सपेक्टिव से भी, एक सोशल इशू से भी। ये जो आपने रीना वर्मा वाली स्टोरी से शुरुआत की आकांक्षा, ये बहुत दिलचस्प बात है। आपको याद होगा 2013 में दरअसल एक बड़ी मार्मिक एडवर्टीजमेंट आई थी इंडिया में, उसे लॉन्च किया था गूगल इंडिया ने, और उस गूगल इंडिया एड में दिखाया जाता है कि एक यंग लड़की है, हम लोगों के, अब हम यंग तो नहीं है लेकिन खैर यंग लड़की है उस एड में, और उस एड में जो है उसके ग्रैंडफादर अपने खास दोस्त को मिस करते हैं। वो पार्टीशन के वक्त जो है अपने खास दोस्त से बिछड़ गए थे, और गूगल इंडिया अपनी रीयूनियन ऐप के जरिए ये दिखाती है, उस किस्से का वो हिस्सा होता है कि कैसे ये लड़की फोन करती है, गूगल सर्च का इस्तेमाल करती है, और अल्टीमेटली जो है अपने वो दादा या नाना जो भी हैं, ग्रैंडफादर, उनकी वो मुलाकात करवाती है उनके पाकिस्तानी दोस्त के साथ में। सो दिस वाज अ वेरी इमोशनल एडवर्टीजमेंट, मार्मिक एड। तो ये होता है ना, वो रियल लाइफ में तब्दील हो जाता है। रीना वर्मा के केस में भी वैसे, जो पूरी स्टोरी है, जो पूरी एक बैकग्राउंड है कि कैसे उनके अपने अपनों ने जो है कोशिश की, उनको सोशल मीडिया के जरिए मिलवाया उनके परिवार के साथ में। सो इट्स अ वेरी इमोशनल स्टोरी। आई थिंक सोशल मीडिया, ऑफ कोर्स, it has essentially ensured that there is a life beyond borders, और ये बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया की अपनी, देखिए, हर टेक्नोलॉजी की तरह, हर तकनीक की तरह, दीज आर ऑल डबल एज सोर्ड्स। इसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, इसकी अपनी गंदगी है, इसकी अपनी टॉक्सिसिटी है, नफरत है, जहर है। लेकिन सोशल मीडिया, जहां जहां आपको वीजा जो है वो मुमकिन नहीं हो पाता कि आप एक फिजिकल वीजा, पासपोर्ट पे स्टैम्प वीजा के जरिए किसी मुल्क में जा सकें, सोशल मीडिया निश्चित रूप से जो है ये इंश्योर करता है कि आप बियॉन्ड बाउंड्रीज लोगों से मुलाकात कर सकें, आप अपना जो है रिलेशंस बना सकें, और इस तरह की दोस्तियां दोनों ओर हुई हैं। पिछले कई सालों में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको शौक जरूर है पाकिस्तान जाने का, और मैं जब जब पाकिस्तान से लौट कर आती थी, एक ही सवाल मुझे न्यूज रूम में हमेशा पूछा जाता था, कैसा मुल्क है पाकिस्तान, कभी हो सकता है उस पर मैं किताब भी लिखूं। तो ये कैसा मुल्क जो लोग फिजिकली जाकर नहीं देख पा रहे हैं, वो सोशल मीडिया के जरिए जो है जरूर टटोलते हैं। बिल्कुल स्मिता, और आपने ये इस ऐड की बात की, आई वांट टू आल्सो रिमाइंड, अगर आप लोगों को याद हो कि 2017 की बात है, और इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्टर थी सुषमा स्वराज, उनके पास एक पाकिस्तानी पिता ने गुहार लगाई अपने बच्चे के लिए कि मेरे को उसका ऑपरेशन कराना है और उसके लिए इंडिया में डॉक्टर्स मौजूद हैं और मेरा वीज़ा करा दीजिए। और सुषमा स्वराज ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स इमीडिएटली इशूड एंड मेड इट वर्क। और ऐसे कितने लोगों ने ट्विटर पर सुषमा स्वराज को रीच आउट किया था, आई थिंक उस समय, एंड इट वाज अ वंडरफुल जेस्चर जो था उस टाइम जो चला। आकांक्षा, जब हम बात करते हैं सोशल मीडिया की, ऑल द लव विच इज स्प्रेडिंग थ्रू सोशल मीडिया बिटवीन बोथ द कंट्रीज एंड कनेक्शन एंड अफेक्शन, आई थिंक वी शुड नॉट फॉरगेट अबाउट क्रिकेट. Cricket is a thing in the relationship between both the countries, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन तो है लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी नज़र आती है. हम एक सिंगल ट्वीट देखते हैं जिसमें बाबर आजम बकअप करते हैं विराट कोहली को, बट it went viral. It was retweeted more than 50,000 times on Twitter. At this point, I will ask Smita. Smita, what do you think that the love and connection we see on social media, unfortunately, we don't see it on mainstream media or even in our policies. How do you feel about it?
एक डिवाइड तो है आज की तारीख में, और कुछ एक पुरानी किताब है एरिक श्मिट और जैरेड कोहेन की लिखी हुई, विच डील्स अबाउट द वर्चुअल ऑल्टरनेट रियलिटी वर्ल्ड, कि कैसे जो वर्चुअल वर्ल्ड है आने वाले दिनों में उसमें फॉरेन पॉलिसी अलग से किया जाएगा कंपेयर टू जो आपकी रियल लाइफ में जो है हुक्मरान जिस तरह से आपकी विदेश नीति को फॉर्मुलेट कर रहे हैं। और ये कुछ सालों पुरानी किताब है, और आज जो सोशल मीडिया पे मोहब्बतें देखने को मिलती है, हैशटैग्स अगर मोहब्बत वाली चलती है तो हैशटैग जहरीली भी चलती है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। और इस गंदगी को मतलब एक अच्छे मूड को नेगेटिव में बदलने भी वक्त नहीं लगता। जहां तक सवाल मेन स्ट्रीम मीडिया का है, तो आई थिंक इंडिया में आज की तारीख में एक तो हमें ये समझना होगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया हम जहां कहते हैं वी थिंक ऑफ टेलीविजन, जबकि मीडिया का दायरा दरअसल टेलीविजन से ज्यादा है, उससे ज्यादा बढ़कर है, उसमें प्रिंट भी है, डिजिटल है। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो पॉपुलर डेफिनेशन है उसमें जब हम टेलीविजन को देखते हैं तो वो तो देखिए आप, इंडिया पाकिस्तान रिश्तों की तो बात बहुत दूर है, खुद इंडिया के अंदर आज की तारीख में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है हमारी, और मैं मेन स्ट्रीम मीडिया का हिस्सा पिछले लगभग 20 सालों से रही हूँ। मेजर ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने एज अ प्राइम टाइम एंकर अंग्रेजी हिंदी दोनों में काम किया है, फॉरेन पॉलिसी एडिटर के तौर पर काम किया है, और कंसल्टेंट्स के तौर पर भी काम किया है। और मुझे पता है कि यहाँ पे जिस तरह के जो डिक्लाइन देखने को मिला है आज की तारीख में डिबेट्स एंड ऑल, वो तो हमारी इंटरनल एक तरीके से जो सोसाइटी में बदलाव आ रहे हैं, पॉलिटिक्स में बदलाव आ रहे हैं, और उसके पीछे कई वजह हैं। उस पर तो फिर हमारी डिबेट पूरी तरह से डिरेल भी हो सकती है, क्योंकि उसमें फाइनेंशियल रीजंस है, कॉर्पोरेट रीजंस है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन है। लेकिन सोशल मीडिया के आने से ये जरूर हो गया है कि अगर कोई किसी एक पहाड़ियों में जाकर, वादियों में जाकर पाड़ी कर रहा है, तो वो पाड़ी करने वालों के बड़े फॉलोअर्स आ जाते हैं। क्रिकेट का अगर कोई टचिंग मोमेंट, यहाँ पर फैंस जो हैं क्रिकेट टीम के कप्तानों को गाली दे रहे हो कि भाई आपने जो है इतनी गंदे परफॉर्मेंस किए, लेकिन जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है वो दोनों टीम के लोग, भले ही वो इंडिया और पाकिस्तान के लोग हो, उनके बीच जो नजर आती है, वो सोशल मीडिया पर जाकर एक फोटो डाल देते हैं साइलेंस करने के लिए उन लोगों को जो हर मोमेंट में जो है एक नेगेटिविटी ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सोशल मीडिया का निश्चित रूप से मुझे लगता है ये एक कंट्रीब्यूशन रहा है पिछले कुछ वक्त में, कि हम दूरियों को पाटने में कभी कभार, अभी मैंने एक शो किया था 2 साल पहले, आपके वहां 2 सिस्टर्स थी जिनका गाना जो है उन्होंने मुझे याद नहीं आ रहा है गाने के अल्फाज किया थे, लेकिन वो बहुत वायरल हुआ था, और दोनों सिस्टर्स जो है वो मेरे शो पर आई थी। उस शो में हम लोगों ने बीबर सिस्टर्स जो हैं उनके बारे में, जी बीबर सिस्टर्स की बात कर रही हूं। जस्टिन बीबर का उनका गाना था, वो मशहूर हुआ, फिर उसके बाद वो मशहूर हुई। हाँ, तो यू नो इट्स लाइक लोग भी ढूंढते हैं इस तरह के मौकों को। भाई नफरत तो ठीक है, नफरतें आप कब तक अपने अंदर पालोगे, और अगर सामने वाला कुछ ऐसी चीजें दिखा रहा है जिससे आप रिलेट कर पा रहे हो, या उसमें आप अपने अक्स को ढूंढ पा रहे हो, तो उसकी जो एक खिंचाव है उसको चाहे दुनिया की जितनी भी फोर्सेस आ जाएं, वो आप नहीं अलग कर सकते हो। और सोशल मीडिया में उस खिंचाव को जो है एक डायरेक्शन देने के लिए जरूर एक मौका मिलता है। और जो आप बात कर रही हैं खिंचाव की, स्मिता, आई थिंक मैं दोबारा बताना चाहूँगी, राबिया, आई डोंट नो इफ़ यू रिमेंबर दिस, लेकिन कोरोना वायरस के टाइम पर जो है सेकेंड वेव जब कोरोना वायरस की हो रही थी और कई सारे लोगों की डेथ हो रही थी उस समय इंडिया में, और बहुत सारे लोगों का जो है ऑक्सीजन उनको नहीं मिल रहा था, उस समय बहुत हैशटैग हुआ पाकिस्तान की तरफ से, हैशटैग पॉपुलर हुआ कि पाकिस्तान स्टैंड्स विद इंडिया, और बहुत सारे इंडियंस ने उसको लाइक किया, और यू नो दिस कैमराडरी, दिस यू नो फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, बहुत कुछ इस तरह से शायद रहा उस समय। हाँ, लेकिन जैसे स्मिता ने कहा that there is always an other side of the story. You know, we always talk about love and connection, but there is always something like a darker side of the story. You know, जब दोनों मुल्कों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं पुलवामा अटैक से या बालाकोट स्ट्राइक से, तो उसको बढ़ाने में भी जो फेक न्यूज़ होती है या जो मिस इन्फॉर्मेशन होती है उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। मेरा सवाल अगेन स्मिता से, क्योंकि आपने बात शुरू की है इन सारी चीज़ों पे कि you know there is always a darker side of the story. How do you feel this misinformation or fake news is going to affect which is coming on social media is going to affect the relationship between both the countries? देखिए, फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपसी ताल्लुकात को ही नहीं, किसी भी मुल्क के सेहत के लिए ही नुकसानदेह है। वो अगर इंडिया में फेक न्यूज फैल रहा है तो वो किसी दूसरे देश के साथ सिर्फ ताल्लुकात की बात नहीं है, खुद इंडिया और इंडिया के लोगों के लिए वो डेंजरस है, वो रिस्की है। अगर पाकिस्तान में फेक न्यूज फैल रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन फैल रहा है, और मिस इन्फॉर्मेशन जब
कैंपेन के तौर पर बन जाए, जब उसे प्रोपेगेंडा का हिस्सा बना दिया जाए, तो फिर वो डिसइंफॉर्मेशन बन जाता है, जिसमें आप जो है डिलिबरेट अटेम्प्ट करते हैं लोगों को आप बरगलाने की। तो वो दोनों तरफ में आईटी सेल्स भी एक्टिवेटेड होती हैं, स्टेट प्रोपेगेशन भी होता है काफी चीजों का। ये निश्चित रूप से इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम टुडे फॉर द होल वर्ल्ड। ये तो इंटरनेट इरा के साथ में आज की तारीख में जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के साथ हम यहाँ इंडिया में डील करते रहते हैं कि आधे से ज्यादा लोग आज एक्चुअल यूनिवर्सिटीज के डिग्रीज को भूलकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो उल जुलूल बातें आगे बढ़ाई जा रही हैं उनको लेकर किस तरीके से रिएक्शनरी हो गए हैं। और ये हरकतें दोनों ओर देखने को मिलती हैं हमें। तो एक मुश्किलात तो खड़ी हो जाती है कि अगर आप ऐसे ही रिश्ते जो हैं इतने सेंसिटिव हैं, कोई और प्लस हॉस्टाइल हैं, हॉस्टिलिटीज के बीच में अगर आपने फेक न्यूज को कंट्रोल नहीं किया, एक बात को मोल से माउंटेन बनने में वक्त नहीं लगता। एंड द प्रॉब्लम इज कि इंडिया एंड पाकिस्तान में जो फेक न्यूज होता है, यू आर लुकिंग एट टू न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज, सो द रिस्क्स ऑफ अ वॉर इज एज मच मोर रियल एंड द फिजिकल रिस्क टू पीपल। मतलब लाहौर और अमृतसर के बीच में आप बताएं डिस्टेंस कितना है? आप अमृतसर से जो है 30 मिनट के अंदर आप लाहौर पहुंच सकते हैं बाय रोड। तो जब दो देशों के अगर ज्योग्राफीज इतनी नजदीक हों, आपकी शेयर्ड बॉर्डर्स हैं, शेयर्ड हिस्ट्रीज हैं, तो इसमें और ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है जब आप फेक न्यूज की बात करते हैं। बिल्कुल अंबर, बहुत ही ब्रीफली अगर आप बता पाएं कि फेक न्यूज़ कितनी बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान में और इंडिया को लेकर ज़्यादातर किस तरह का इश्यूज देखने को मिलते हैं। जैसे स्मिता बात कर रही थी, क्या डिसइंफॉर्मेशन भी है, प्रोपेगेंडा भी है? देखिए, जाहिर है पाकिस्तान में जो फेक न्यूज का मसला है वो जिस तरह से भारत में है और बाकी दुनिया में है उतना ही पाकिस्तान में है। लेकिन मैं समझती हूँ कि खारजा पॉलिसी के हवाले से शायद पाकिस्तान की तरफ से कम है। मैं ये नहीं कहती कि है नहीं। आपको याद होगा कि 2019 में जब EU डिसइंफो लैब ने एक 15 साला एक मंसूबा था, एक प्लान था जो विच वाज स्प्रेडिंग फेक न्यूज अबाउट पाकिस्तान, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा या UN की मुख्तलिफ एजेंसीज, NGOs, थिंक टैंक्स इन्वॉल्व थी। कोई सैकड़ों फेक वेबसाइट्स खोली गई थी और वो पाकिस्तान के मफादात या इंटरेस्ट को डैमेज करने के लिए, मुतासर करने के लिए किया था। मगर हमने ये भी देखा है कि बहुत दफा, और ये पहले कुछ सालों में बहुत हुआ है, कि जहां आपके कहीं भी कोई नाकिद क्रिटिक of the state, of the military establishment या सियासी जमात हो, उनको मोदी का यार कहा जाता था, उनको कहा जाता था उनके ताल्लुकात हैं इंडियन एजेंसी से। मुझे अभी तक याद है पिछले जो हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे फवाद चौधरी, दिस इज जस्ट लास्ट ईयर, बहुत सारे ट्रेंड्स चले थे मिलिट्री के हवाले से या किसी और मामले पर। तो उनका ये दावा था, उनका एक कहना था, उनका क्लेम था, और उसको इट वाज बेस्ड ऑन पोर इंफॉर्मेशन ऑफ कोर्स, कि ये बहुत सारे अकाउंट्स इंडिया से चलाए जा रहे थे, इंडिया से ताल्लुकात थे। सो आई थिंक जो लोगों में नफरतें फैलाई हैं वो मेरे ख्याल में हमारे जो लीडर्स हैं, जो हमारी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट होती है, वो ज्यादा फैलाती हैं या चाहती हैं, बिकॉज दे नीड एन एनिमी, उनको एक दुश्मन चाहिए होता है। ऐसा नहीं है। और उसकी वजह से लोग कैसे मुतासर होते हैं, जाहिर है आप मुझे, मेरे बहुत सारे, जब मैं इस्लामाबाद में रहती थी और वहाँ काम करती थी, तो कुछ इंडियन जर्नलिस्ट थे जो मेरे जानने वाले थे, और उनको फिर जाहिर है निकाल दिया गया था इस वजह से, क्योंकि दे वर रिपोर्टिंग ऑन थिंग्स दैट मे बी द पाकिस्तानी स्टेट डिड नॉट वांट देम टू और वुडंट अलाउ देम टू। तो ये भी होता रहता है। फिर मैंने देखा कि किस तरह से अगर जो हमारे यहाँ हिंदू बिरादरी है, जो हिंदू कम्युनिटी है, और बहुत वो थोड़ी सी है, फ्यू परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन, उनको अक्सर कंफ्यूज किया जाता है। उनको समझा जाता है कि वो शायद जैसे इंडिया में होता है, अगर आप मुसलमान हो तो आप पाकिस्तानी हैं, जैसे आप अगर आप पाकिस्तान में हो और आप हिंदू हैं तो इसका ये मतलब है कि आप इंडियन हैं, यू आर नॉट एज पेट्रियोटिक, सो दैट इज अ प्रॉब्लम। सो रियली डैमेजेस दैट, एंड आई थिंक both states and leaders have used this when it suited them, when it wanted them to, but I think कि ultimately that connection वो छोटी छोटी रीना वर्मा की बात नहीं है। ये आपको याद होगा, पारी गर्ल थी जो दनीम थी, उसने एक उसकी वायरल हो गई थी एक there's a little sort of meme that she made, and that got picked up by this Indian artist as well, and then became big. हम देखते हैं कोक स्टूडियो,
जिस तरह से जब यहाँ पाकिस्तानी गाने बनते हैं, and then Indians like it and they share it and they make, you know, they bring in their own flavor, their own particular dances to it that शायद हमारे यहाँ नहीं है. It just, you see that combination that just works and it's beautiful and it just, you know, goes around the world. So really I think मैं हमेशा ये कहूंगी कि ये जो लोगों में जो नफरतें फैलाने वाले हैं, मेरे ख्याल में ये सियासी मकासद और सिक्योरिटी मकासद के लिए होता है. मगर ये भी मैं कहूंगी कि ऐसा नहीं है कि दोनों तरफ कुछ नफरतें फैलाने की कोशिश नहीं की. इंडिया इज अ बिगर कंट्री, it's got a जी. bigger Bollywood industry, it's got a bigger music industry and a bigger I think fake news factory industry as well. So it dominates, but that doesn't mean कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता रहा. मैंने आपको भी मिसाल दी थी कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे. Often जो आपके critics होते हैं, dissidents होते हैं, they get accused of you know, working with Indian agencies to undermine the interests of Pakistan, which is unfortunate, often without proof, often just because it's the easy thing to do. जी. और हमारे जी और आपने दानानीर मूवी की मैं बात सिर्फ एक बात झट से जोड़ना चाहूंगी आकांक्षा, स्मिता, जो आप लोग फेक न्यूज के मसले में बात कर रहे हैं. फेक न्यूज, यू नो, इट्स लाइक अ मिरर इमेज. दोनों कंट्री के लिए जो रिस्क हैं वो रियल हैं. और हम इस पैनल में, हम चारों जो हैं महिलाएं बैठे हुए हैं, विमेन बैठे हुए हैं, एंड दोनों ओर की दरअसल विमेन जर्नलिस्ट बहुत बैडली टारगेटेड होती हैं. बिल्कुल. विमेन सियासतदान और विमेन महिलाएं. मैंने एक शो में मुनीजे जहांगीर, मैमल सरफराज, सुहासिनी हैदर इंडिया से, इन सबको लेकर जब बातचीत की थी तो ऐसा लग रहा था हमारी एक दूसरे की जो मसले हैं वो इतने कॉमन हैं, रेजोनेट कर रहे हैं, क्योंकि इट्स ऑलवेज द विमेन क्रिटिकल वॉइसेस हु आर टारगेटेड द मोस्ट इन बोथ द कंट्रीज. एंड फेक न्यूज के भी जो है, अगर मतलब फेक न्यूज हो या ट्रोलिंग हो, इन सब के लिए जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो कहीं ज्यादा बढ़ जाती हैं for women, whether you are in Pakistan or in absolutely India. I absolutely agree with you because I was one of the women journalists in Pakistan जिन्होंने एक कैंपेन लॉन्च की थी highlighting the fact कि किस तरह से खवातीन सहाफियों को पाकिस्तान में ट्रोल किया जाता है. and I recognize कि इंडिया में भी कितनी ज्यादा खवातीन सहाफी है जिनको वही मसाइल हैं और वो वनरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करते हैं. अगर मैं पाकिस्तान में हिंदू बिरादरी की बात करें तो खवातीन को भी सॉफ्ट इजी टारगेट समझा जाता है कि वो खामोश हो जाएंगी, that they will be silenced because you will call them a lot of things. So you know, I do agree with you, Smita. We're victims of the same problems. आई थिंक हम सभी अग्री करते हैं क्योंकि एज यू नो स्मिता, यू वर सेइंग दिस इज एन ऑल वुमेन्स पैनल और हम सबके साथ ये शायद सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग होती है और यू नो कई बार थ्रेट्स भी आते हैं कुछ केसेस में. बट आई विल कम टू नॉट जस्ट दैट बट ऑल्सो एक्सेस टू द इंटरनेट, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान और इंडिया में दो औरतों के लिए, महिलाओं के लिए, लेडीज़ के लिए, विमेन के लिए. इंडिया में एक्सेस टू इंटरनेट जो है या सोशल मीडिया पे जो एक्सेस कर पा रही हैं औरतें, वो सिर्फ 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन कर पा रही हैं. और पाकिस्तान में ये और भी इसका हाल बुरा है. 22%, 22% जो विमेन हैं दे आर ऑन सोशल मीडिया. तो अंबर, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि क्यों ये हालात इतना ख़राब क्यों हैं, क्यों औरतें सोशल मीडिया पे इतना नहीं हैं? जी हालात तो इससे खराब है. मैं आपको एक मिसाल देती हूँ. I was once doing a story on the same issue और I happened to be at this video store. एक सीडी की दुकान थी. अब भी कभी कभी आपको सीडीज की दुकानें मिल जाती हैं. और वहाँ मैंने देखा कि जो पीछे ना छुपाई हुई थी कुछ पोर्न की सीडीज थी. मैंने उनसे पूछा you know about them and how he's putting them out there. I said कि आपको नहीं लगता कि आप बेच रहे हैं तो मुआशरे को कोई खतरा है, आप किस तरह से बेचते हैं? क्योंकि असल मुआशरे में ये खतरा नहीं है कि मैं इस किस्म की सीडीज बेच रहा हूँ. असल मसला है कि जब खवातीन को आप फोन दे देते हैं तो वो हाथ से बाहर निकल जाती हैं. And that is that, I mean, I think it encapsulates the real problem. The reason that only about 1/4 of Pakistani women have access to the internet is simply because ऐसा बहुत सारे उनके मर्द जो उनके भाई होंगे, उनके कभी कभी बेटे भी हो सकते हैं, उनके वालिद होंगे, उनके चचा होंगे, वो समझते हैं कि हमारे हाथ से लड़की या खवातीन निकल ना जाए. ऑनर किलिंग या गैरत के नाम पर जो कत्ल होता है वो भी इसी वजह से होता है. इट्स अ मैटर ऑफ कंट्रोल. खवातीन को तरजीह या प्रायोरिटी कम दी जाती है हर मामले में, चाहे तालीम हो, चाहे सेहत के मामले हो, चाहे खाना पीना हो, रिस्क हो. आपको गोश्त अगर घर में लाया जाएगा या फल लाया जाएगा तो वो भाई को पहले दिया जाएगा.
उनको आखिर में रखा जाएगा। तो जो थोड़े बहुत पैसे होते हैं वो क्यों वो लड़की को फोन देंगे, क्यों वो सिम देंगे, क्यों उनको 3G या 4G का एक्सेस देंगे? यू नो दैट इट्स अबाउट प्रायोरिटीज। अभी हमने एक पाकिस्तान में एक स्टोरी आई थी कि जब लॉकडाउन हुआ था कोविड-19 और स्कूल्स बंद हुए थे, तो क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स कुछ ऑनलाइन भी हो गए थे, लड़कियों को वो रसाई नहीं थी, they had to drop out of school. This was the Malala Fund did a study on this in Pakistan, and I don't have the exact figures in my mind, but मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो इंटरनेट तक रसाई है, फिर आपको नजर आता है कि जो about 75% of users, social media users in Pakistan are actually men. सबसे ज्यादा खवातीन शायद इंस्टाग्राम इस्तेमाल करती होंगी या टिकटॉक इस्तेमाल करती होंगी, लेकिन होता ये है कि जो हम ट्रोलिंग की बात करते हैं, जो मेल डोमिनेटेड और पब्लिक स्पेसेस में कॉन्वर्सेशंस में डोमिनेट करने की बात करते हैं, वो मर्द होते हैं। और वो मर्द फिर जब एक खातून को देखते हैं कि वो पब्लिक स्पेस में शी डेयर्स टू बी ऑन द पब्लिक इन पब्लिक एंड स्पीक हर माइंड, तो फिर वो अटैक करते हैं क्योंकि दे फील थ्रेटन्ड, दे कांट कंट्रोल हर, और दे फील दैट देयर मेन शुड हैव कंट्रोल्ड हर। सो ये दिस इज बेसिक एक जो बुनियाद है उसकी, वो जाहिर है जिसको हम उर्दू में पेदरशाही निजाम कहते हैं, या अंग्रेजी में कह सकते हैं कि इट्स अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, इट्स मिसोजिनी दैट इज एट द रूट ऑफ दिस, एंड व्हाई दे कीप होल्डिंग वुमेन बैक डिस्पाइट खवातीन जो हैं, आप देखते हैं कि वो जब इंटरनेट इस्तेमाल करती हैं, वो अपना कारोबार भी कर सकती हैं, तो वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट भी हो सकती हैं, which again threaten the men. So it's a societal problem that has its roots in the patriarchy and misogyny. स्मिता, इस पॉइंट पे हम आपसे क्वेश्चन करेंगे कि आप क्या सोचती हैं कि खवातीन को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो इंटरनेट पे लाने का और उनका ओपिनियन एक बनाने का या उनकी आवाज़ बुलंद करने का क्या तरीका हो सकता है? देखिए, तरीका के लिए तो पहले तो आपको एम्पावर करना होगा इन लड़कियों को फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल, क्योंकि हमारे शहरों में और हमारे गांवों में जो फासला है वो काफी ज्यादा है, और कोविड के दौर में तो ये फासला और ज्यादा बढ़ गया है। ना केवल सिर्फ लोगों की अमीरी गरीबी में, बल्कि आप देखें जो महिलाएं वर्कफोर्स का हिस्सा है, अंबर ने जिन शब्दों का इस्तेमाल पाकिस्तान के संदर्भ में किया है वही शब्द हम इंडिया में भी करते हैं। पेट्रियार्की, मिसोजिनी, सेक्सिज्म। यहाँ पर भी एक काफी सारे ऐसे खाप पंचायतें हैं आज की तारीख में भारत, जो सबसे पहले जो है यही फरमान सुना देती हैं। कुछ भी मसले आ जाते हैं कि बच्चियां जो हैं वो जीन्स ना पहने, बच्चियों को जो है आप मोबाइल फोन्स ना दें। कुछ ऐसे जो डिस्टर्बिंग स्टेटिस्टिक्स है भारत में, अगर आप देखें, जो हमारी महिलाओं की जो पॉपुलेशन है, तादाद है, वो 48% है, लेकिन जीडीपी में जो महिलाओं का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 17% का है। अगर आप प्री कोविड के दौर में महिलाओं के वर्कफोर्स के नंबर्स अगर आप देखें तो वो ऑलरेडी घटने लगे थे। 2002 से 2020 एक दशक के अंदर जो विमेन इन दी वर्कफोर्स का आंकड़ा है वो 26 से घटकर 19% हो गया था, और आज की तारीख में विमेन इन दी वर्कफोर्स इन इंडिया इज ओनली एट अ डिस्मल 9% पोस्ट कोविड। तो ये तो जो लार्जर प्रॉब्लम्स हैं। अब जो महिला घर में डोमेस्टिक जो आपके काम कर रही हैं, बच्चों को संभाल रही हैं, घर में घर की सफाई कर रही हैं, जिसके लिए उन्हें कोई पे नहीं दिया जाता। हमारे यहाँ डोमेस्टिक एक्ट, हमारी साउथ एशिया में वगैरह, वी डोंट कंसिडर इट टू बी पेड जॉब। तो इंटरनेट पर आना और मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना, ये तो फिर सेकेंडरी प्रायोरिटीज हो जाती है। तो आज हमने बात की कि सोशल मीडिया कितना ज़रूरी टूल है दोनों देशों के बीच में आपसी समझ बढ़ाने के लिए। मुझे लगता है आप लोगों के भी एक्सपीरियंस होंगे इस बारे में, और हमें ज़रूर हमारे साथ ये शेयर कीजिए नीचे कमेंट्स में। आई ऑल्सो वांट टू थैंक बोथ अंबर रहीम शमसी एंड स्मिता शर्मा फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड फॉर दिस अमेजिंग डिस्कशन। आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। अगली बार तक के लिए आओ बात करें।